आइए हम बात करते हैं जैव विविधता पर। वैसे मैं ये वीडियो बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए बनाया है, लेकिन ये उन परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं को पास करने की इच्छा रखते हैं। बात करें जैव विविधता पे। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। इसमें देखना यह है कि जैव का तात्पर्य जीव से है और विविधता का मतलब डिफरेंट टाइप, कई प्रकार के। जैव मतलब जीव। जीव को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, जंतु और वनस्पति। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा स्थान निश्चित होगा जहां पर जंतुओं की और वनस्पतियों की विविधता पाई जाए, उसी को जैव विविधता कहते हैं। एक सेंटेंस में अगर बात करें तो ये पाएंगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता शब्द सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में रेमंड एफ डॉसमन ने दिया था, लेकिन इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में डब्ल्यू.जी. रोसन ने दिया था। आइए हम बात करें अब कि जैव विविधता की प्रवणता पर, क्योंकि जैव विविधता पाया कहाँ जाएगा, इसके लिए कुछ आवश्यक तत्व हो सकते हैं। जैव विविधता पाने के लिए वहाँ का तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात करें तो यह पाएंगे कि अगर किसी भी स्थान पे जैव विविधता की प्रवणता की बात की जाए तो वहाँ अधिक तापमान और अधिक वर्षा की बात होती है। तो आइए हम ये देखते हैं कि पूरे पृथ्वी पर कहाँ अधिक तापमान होगा और कहाँ अधिक वर्षा होगा। अगर ये चीज हम जान जाएंगे तो हम निश्चित हो कर लेंगे कि जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा। तो हम जब इस ग्लोब पे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सूर्य का लंबवत प्रकाश एक कर्क और मकर रेखा के बीच ही चमकता है। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूर्य का प्रकाश लंबवत कर्क और मकर रेखा के बीच ही पड़ता है तो अब तो ये निश्चित हो गया कि जैव विविधता का जो कंडीशन है एक टेम्परेचर का, वो इसी बीच में होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो 0 अंश अक्षांश है, यह इस क्षेत्र में हमेशा सूर्य की लंबवत प्रकाश पड़ता रहता है। और यहाँ की कंडीशन यह है कि यहाँ पर सुबह से लेके दोपहर तक तेज धूप होता है और दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश भी होती है। और यहाँ पर जब टेम्परेचर अधिक होता है तो हवाएं संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं और दोपहर बाद बारिश करती हैं। और यहाँ पर जो वर्षा होता है वो संवहनी वर्षा होता है। वर्षा भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है संवहनी वर्षा, एक होता है पर्वतीय वर्षा और एक होता है चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ पर जो हम पाते हैं तो यहाँ पर संवहनी वर्षा होता है। अब यहाँ पर जब अधिक वर्षा हो रहा है, अधिक टेम्परेचर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाएगा। तो पूरे ग्लोब पे अगर देखें तो सबसे अधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे पाया जाएगा, जो 10 अंश नॉर्थ से लेकर 10 अंश साउथ के बीच में होता है। इसके बाद में ये देखते हैं कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, यहाँ भी टेम्परेचर बना रहता है। 21 जून को जैसे यहाँ कर्क रेखा पे टेम्परेचर लंबवत चमकेगा, अभी हम मई माह में हैं तो
तो हमको लगता है हम यहाँ पहुंचे हैं, हमारा सूर्य की लंबवत प्रकाश। अब धीरे धीरे ये यहाँ जाएगा और धीरे धीरे ये 23 सितंबर यहाँ आएगा, फिर भूमध्य रेखा पर, और धीरे धीरे ये 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आएगा, और ऐसे ये चक्र चलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक जैव विविधता अगर पाया जाएगा तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे पाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अब धीरे धीरे जैव विविधता जो वर्षा और टेम्परेचर का कंडीशन है, धीरे धीरे ध्रुवों की ओर कम होता जाएगा, और इसीलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, जैव विविधता कम होता जाता है। तो ये पूरे ग्लोब पे अगर देखें हम तो ये पाएंगे कि जैव विविधता सबसे अधिक भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे होता है, और सबसे निम्न अगर बात करें तो ये आपका पोलर क्षेत्र में होता है। ठीक ना। अगर इसी को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पाएंगे कि यहाँ से भी हम कर्क रेखा ये होकर के गुजरती है, यहाँ से भी होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 28 जून को लंबवत प्रकाश पहुँचता है और भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेल्ट है ये अधिक वर्षा, अधिक टेम्परेचर वाला क्षेत्र है, और अधिक टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्थल है बहुत गर्म हो जाता है और ये ऊपर हवाएं उठने लगती हैं, और ये भारतीय मानसून जो यहाँ से बनता है ये इधर आने के लिए मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ये पश्चिमी घाट से होकर के टकरा करके खूब धुआंधार वर्षा करती है, और इसका जो दूसरा भी पार्ट है ये जैसे आता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग इधर हो जाता है पश्चिमी घाट के साइड में, और दूसरा भाग इधर हो जाता है बंगाल की खाड़ी की साइड में। यहाँ से जलवाष्प लेकर के और ये जाता है, और ये आपके पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में जहाँ पर गारो खासी जयंतिया भी है मेघालय का क्षेत्र में, कीवाकार स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा करता है, और ये एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र मासिंग राम के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ये पाएंगे कि यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय पे टेम्परेचर के साथ साथ अधिक वर्षा भी होती है। तो अधिक वर्षा होती है तो यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाएगा। तो भारत का अगर क्षेत्र देखें तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय पे जैव विविधता पाया जाता है। इसको अगर हम देखें कि पर्वतीय क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान है जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस कंडीशन में जैव विविधता की बात करें तो ये पाएंगे कि उसकी जो घाटी है वहाँ पर अधिक उच्च जैव विविधता पाया जाता है। धीरे धीरे ऊपर उठने पे, उसके चोटी पे जाने पे जैव विविधता कम होने लगता है। अच्छा, इसी कारण से आप ये देखेंगे जो यहाँ भारत के क्षेत्र में है साइलेंट वैली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, स्थान है। ये शांत घाटी इसको कहते हैं। ये जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। यह जैव विविधता के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉलो हो रहा है, और यह कई बार परीक्षाओं में इसके हिसाब से पूछ लेता है कि साइलेंट घाटी कहाँ स्थित है। तो केरल में स्थित है। ये किस रूप में पाया जाता है, जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। और एक बार अभी प्रीवियस में प्रश्न आ गया था कि जो जैव साइलेंट घाटी को मिलाने के लिए दे दिया था तो उसको मिलाने में जो सही हो रहा था उस कटिबंधीय क्षेत्र उसका दिया था। तो अगर आप उस कटिबंधीय क्षेत्र यहाँ देखेंगे, जान लेंगे, तभी इसका उत्तर आप जान पाएंगे। तो आइए हम ये देख लिए कि पूरे ग्लोब पे कहाँ जैव विविधता पाई जाती है, और धीरे धीरे ये ध्रुवों पे ओर जाने पे जैव विविधता कम होती जाती है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र पे देखें तो जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये सब कंडीशन हमको पता हो गया। अब हम बात करेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट, सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स नामक वैज्ञानिक 1988 में दिया था। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है, वास्तव में हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता हो,
जहां पर जातियों की पर्याप्तता हो और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती हो, साथ ही उस जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। तो ये हम देखते हैं कि वो जो यहाँ पर कभी कभी कुछ वैज्ञानिक ये भी कह दिए हैं कि जो भी यहाँ की जो संकट बना हुआ है, तो हॉट स्पॉट उस स्थान को कहा जाएगा जहाँ पर जैव विविधता की मतलब स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन वहाँ की जो आवास है उनके वो 70% नष्ट हो चुके हों। लेकिन कुल मिलाकर के हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट उसे कहते हैं जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता हो, साथ ही उन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल जो है पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है, म्यांमार और भारत की सीमा है सुंडालैंड क्षेत्र है। लेकिन कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित हॉट स्पॉट की एक सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व में 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र को जारी किया है, जिसमें भारत के केवल 2 पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय को इसमें शामिल किया है। दोस्तों, अब हम जैव विविधता के बारे में पढ़ लिए। अब